पूजा शर्मा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं उससे वो उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि अभी इंतजार करना होगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि जनता ने इस बार परिवर्तन को लेकर ही वोटिंग की है। हरीश रावत ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी के बड़े नेता खरीद फरोख्त में मशगूल हैं। अभी से ही नेताओं पर डोरे डालने का काम शुरू हो चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने दावा किया है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस बार कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ा है और जनता ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर ही कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। निश्चिंत हैं, आश्वस्त हैं पूरी तरह से, क्योंकि हमने ग्राउंड पे काम किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है। तो एग्जिट पोल कुछ हमारे पक्ष में है, कुछ हमारे विरोध में दिखा रहे हैं, लेकिन आपने पिछले इतिहास में 4-5 राज्यों के चुनाव में देखा होगा कि एग्जिट पोल जो हैं वो औंधे मुंह गिरे हैं। चाहे वो हरियाणा का एग्जिट पोल हो, चाहे वो दिल्ली का एग्जिट पोल हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल का एग्जिट पोल हो, चाहे वो बिहार का एग्जिट पोल हो, ये सारे के सारे ऐसे हथप्रभ करने वाले जिस दिन नतीजे आए उस दिन एग्जिट पोल्स की बिल्कुल कलई खुलकर रह गई। तो मुझे लगता है कि बहुत ट्रस्ट नहीं इन पर किया जा सकता। और हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमने क्योंकि विधानसभाओं में काम किया, पोलिंग बूथ में जाकर लोगों से बात की, तो इस बार का चुनाव मुद्दों पर हुआ है। लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई को देखकर वोट किया है और हमें पूरा यकीन है कि इस बार भाजपा से उत्तराखंड से भाजपा की विदाई तय है। 10 मार्च को मतगणना होनी है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन बीजेपी नेता सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने विकास के जो काम किए हैं उसी के आधार पर राज्य में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। के कार्यकाल में अजीत डोभाल जी, जनरल विपिन रावत जी, अनिल भट्ट जी, खुलबे साहब, लोहनी जी, ऐसे 12-15 लोगों को जो राष्ट्रीय फलक पर इतना सम्मान दिया सेवानिवृत्ति के बाद उनकी योग्यता के आधार पर, तो उत्तराखंड का भी गौरव बढ़ा है। तो हम अपने काम के आधार पर आश्वस्त हैं कि हमको जनता आशीर्वाद देगी, जनादेश हमारे पक्ष में आएगा और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सक्षम होंगे और पुनः जन सेवा में और एक सुशासन देने की कोशिश करेंगे। जो काम छूट गए हैं उनको आगे पूरा करने की कोशिश करेंगे। सारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, एग्जिट पोल के बाद से अलग अलग पार्टियां, चाहे हम बीजेपी की बात कर रहे हैं चाहे कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियां आश्वस्त दिख रही हैं कि हमारी सरकार आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल पर अगर नजर डाल रहे हैं तो बीजेपी थोड़ी सी ज्यादा सीटें निकालती हुई जरूर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस ने भरोसा नहीं जताया है एग्जिट पोल पर। देखिए, अगर पूजा ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में जो स्थिति दिखाई दी चुनाव के दौरान वो यही थी कि नेक टू नेक फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस ने बहुत ही अच्छे ढंग से इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस जिस तरीके से पहले सड़कों पर रही उतरी भी, उसके बाद उसने सदन में भी बहुत सारे मुद्दों को मुखरता से उठाया और बीजेपी जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता की शिकार हो गई, ये सब चीजें थी जिसे लेकर के कांग्रेस काफी मुखर रही और कांग्रेस ने इलेक्शन भी बहुत मुखरता से लड़ा। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास एक कैडर है, कैडर बेस्ड पार्टी है, केंद्र का बैकअप है, मोदी जी जैसा एक नेता है जिस पे उनका भरोसा है, भरोसा ही नहीं मैजिक मोदी का ही सहारा भी है। ये सारी चीजें दोनों पक्षों के बीच में रही। लेकिन अब जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, कह नहीं सकते हैं कि एक भी पक्ष संतुष्ट है, दोनों पक्ष डरे हुए हैं। क्योंकि पूजा एक एग्जिट पोल में तो कांग्रेस आगे हो जाती है तो दूसरे में बीजेपी आगे हो जाती है। एक में बीजेपी सीधा कह सकते हैं कि 40 से ज्यादा सीटें जीतती नजर आ रही है तो दूसरे में वो 30 से कम में सिमट जा रही है। इस तरीके की जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद दोनों दल आत्ममंथन कर रहे हैं
बीजेपी ने तो कल से ही अपना आत्ममंथन शुरू कर दिया था। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री और खास तौर पर देहरादून आए, उसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय देहरादून में अब भी डटे हुए हैं और बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों से, सांसदों से, सबसे वार्तालाप किया, आगे की स्थितियों को देखा। यहां तक की बात कही जा रही है कि बीजेपी ने प्लान ए के बाद बी और सी दोनों तैयार किए हुए कि अगर बहुमत नहीं मिलता है तो फिर क्या करना है, अगर बहुमत से कुछ आंकड़े पीछे रह जाते हैं तब क्या करना है, कांग्रेस और उनके बीच टाई होता है तो तब क्या करना है। इन सब चीजों में बीजेपी ने अपनी एक्सरसाइज की भी है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में कल शाम से चिंतन मंथन शुरू हो गया है। देवेंद्र प्रभारी जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं वो यहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हाईकमान ने दीपेंद्र हुड्डा को खास तौर पर देहरादून भेजा एज ए पर्यवेक्षक। साथ ही राजस्थान के 2 मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है उत्तराखंड को लेकर के। हरीश रावत देहरादून में मौजूद हैं, प्रीतम सिंह मौजूद हैं और वहां पर भी सुबह से आला नेताओं के साथ लगातार चिंतन मंथन चल रहा है। अब पूजा, मैं आपको बता दूं कि इस बार का चिंतन मंथन तो ईवीएम और वीवीपैट के लिए जो होगा वो होगा, क्योंकि काउंटिंग के रूल सबको फॉलो करने हैं, बहुत अलर्ट रहना है एजेंट को। लेकिन कांग्रेस का खास फोकस पोस्टल बैलेट को लेकर है। कांग्रेस लगातार पोस्टल बैलेट को लेकर शिकायत करती रही है और अब भी वो लगातार कह रही है कि जब डाक मत पत्रों की गणना होगी तो उनके चुनाव जो मतगणना एजेंट है बहुत अलर्ट रहे, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी संख्या में धांधली करवाई है। कुछ वीडियो भी वायरल हुए, चुनाव आयोग से भी शिकायत हुई, हालांकि अभी उसमें कुछ आगे हो नहीं पाया है। और मैं आपको ये भी बता दूं पूजा कि पोस्टल बैलेट उत्तराखंड में निर्णायक भी होते हैं कई सीटों पर। 2007 में गढ़वाल लोकसभा का उपचुनाव था, कांग्रेस कैंडिडेट सतपाल महाराज ईवीएम में जीत गए थे और पोस्टल बैलेट में चुनाव हार गए। वहां बीजेपी के प्रत्याशी जनरल टीपीएस रावत ने बढ़त बना ली और इतनी बढ़त बनाई कि सतपाल महाराज हार गए और टीपीएस रावत जीत गए। तो आप समझ सकती है कि उत्तराखंड की इक्वेशन इस समय बहुत ही सेंसिटिव हो गई है। बिल्कुल, और देखिए बहुत रोचक भी ये होता जा रहा है एग्जिट पोल आने के बाद से, क्योंकि 50-50 चांसेस यहां पर देख रहे हैं हम दोनों ही पार्टियों की ओर से। खरीद फरोख्त का जो आरोप अब कांग्रेस की ओर से लगातार लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर, हालांकि आप ये लगातार हमें जानकारी देती रही हैं कि कांग्रेस ने एक होमवर्क किया है और जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा वो काम भी करती आई है विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन खरीद फरोख्त का जो आरोप लगाया जा रहा है उससे ये ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर कहीं ना कहीं अपने विधायकों को लेकर अविश्वास है, उन्हें विश्वास नहीं है अपने विधायकों पर, या डर है, भय है उनके भीतर। देखिए पूजा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि किसी और स्टेट में खरीद फरोख्त की बात नहीं हो रही है, केवल उत्तराखंड में हो रही है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। वजह साफ है कि 2016 में जो कांग्रेस के अंदर बगावत हुई थी उसके सूत्रधार कैलाश विजयवर्गीय थे और सीधे सीधे 10 विधायक मंत्री कांग्रेस से अलग होकर के, यानी हरीश रावत से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो कांग्रेस उस समय की डरी हुई है और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो वही वजह है कि कांग्रेस को अब लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय का आखिर उत्तराखंड में क्या काम, वो तो यहाँ के प्रभारी महासचिव भी नहीं है, महामंत्री भी नहीं है। तो ऐसे में अब वो अचानक इलेक्शन के बाद अगर वो देहरादून में आ गए हैं और यहाँ डेरा जमा के बैठ गए हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि विजयवर्गीय को खास मिशन के तहत तो जरूर भेजा गया हाईकमान की तरफ से, क्योंकि विजयवर्गीय को नेगोशिएट करने के मामले में माहिर माना जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है जो आप पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ऐसे में पूजा, अगर किसी को बहुमत के लिए कुछ सीटों की जरूरत होती है और निर्दलीय और अन्य दलों के लोग जीतते हैं तो उनको अपने पक्ष में करना भी एक बहुत बड़ा हुनर होता है। और जैसे हमारी जानकारी है उसके मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय की बात करें या कांग्रेस बीजेपी की बात करें, उन्होंने लगभग जो विनिंग कंडीशन वाले कैंडिडेट हैं और निर्दलीय हैं, बागी हैं, ये अन्य दलों के, उनसे उन्होंने बात कर ली है, हर तरीके से बात कर ली है। तो कांग्रेस को यही डर लग रहा है कि आखिर ये क्या है। दूसरा, कांग्रेस को डर अपने अंदर से इसलिए है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के अगर बहुमत मिलता है तो कांग्रेस में रार होगी, क्योंकि हरीश रावत चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। वो चुनाव के दौरान भी चाहते थे पूजा, आप जानती हैं कि उनको फेस डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन हाईकमान ने नहीं किया। फिर प्रदेश प्रभारी और हरीश रावत के बीच काफी कह सकते हैं कि रसाकसी चलती रही। अब अगर हरीश रावत के समर्थक ज्यादा जीतते हैं और हरीश रावत मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करते हैं या उनके समर्थक कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, हाईकमान डिनाई करता है, तो कांग्रेस के अंदर कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में कांग्रेस की जो अंदर का अंतर विरोध है, जो उसका अंतर कला है, उसका फायदा बीजेपी लेना चाहेगी। और
हरीश रावत इस बात को जानते हैं कि उनके नाम का विरोध कांग्रेस में बहुत ज्यादा होगा, तो इसी वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त के मास्टर व्यापारी यहां आ गए। उन्होंने व्यापारी शब्द का भी प्रयोग किया है, वो यहां आ गए। तो अगर कांग्रेस को डर है सबसे ज्यादा तो कैलाश विजयवर्गीय से है, बाकी बीजेपी में इतना ज्यादा उनको डर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अपने प्लान तैयार नहीं किए हुए, बीजेपी के पैरेलल कांग्रेस के भी प्लान ए बी सी सब तैयार हैं। वो भी निर्दलियों से लगातार बात कर रही है, अन्य दलों के लोगों से लगातार बात कर रही है। प्लान तो यहां तक का है कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है या 2-4 सीटों की कमी रहती है तो उसके विधायक इमीडिएट जो जीतेंगे विधायक, उनको दिल्ली या राजस्थान शिफ्ट कर दिया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए कांग्रेस के 2 कैबिनेट मिनिस्टर इस समय उत्तराखंड में मौजूद हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर भी बैकफुट पे कहीं ना कहीं बाद में आ सकती है कि अगर मुख्यमंत्री फेस ही उनका कंफर्म नहीं हो रहा है, डिसाइड नहीं हो रहा है कांग्रेस की ओर से। देखिए बीजेपी में भी सेम है पूजा। बीजेपी में भले ही मुख्यमंत्री इस समय पुष्कर सिंह धामी रहे हों, लेकिन धामी खुद अपनी सीट पर फंसे हुए हैं। और ऐसे में धामी जब जीत जाएंगे तो उसके बाद बीजेपी हाईकमान भी ये तय करेगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है बीजेपी सूत्रों के मुताबिक कि अगर स्पष्ट बहुमत होगा तो धामी रिपीट करेंगे, धामी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं होगा और अन्य दलों से, अन्य निर्दलियों के सहयोग से सरकार बनानी पड़े तो फिर बीजेपी किसी मैच्योर अपने सीनियर लीडर को कमान सौंपेगी जो सबको साथ लेकर चल सके। बिल्कुल मुख्यमंत्री देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, देखिए ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि आखिर किस पार्टी की ओर जनता का रुझान जाता है या किस पार्टी के हाथ में कमान आती है जनता की प्रदेश की। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्प्लाई एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, जो चाहो बनाओ, जहां चाहो लगाओ, सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। जब बात स्पेशल मोमेंट्स की हो या अपनों की खुशियों की, क्यों ना बनाए इन्हें खास ऐशप्रा डायमंड्स के साथ। कांग्रेस की सरकार बनाने के दावे पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान का कहना है कि विकास के मुद्दे पर जनता ने बीजेपी को वोट किया है। इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। रविंद्र जुगरान ने कहा है कि हरीश रावत को सीएम की कुर्सी दिखाई दे रही है और इसीलिए वो सरकार बनाने का भी दावा कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहूंगा, बहुत सम्मान करते हैं हम अपने सीनियर वरिष्ठों का जिनको 50 वर्ष राजनीति में हो गए, लेकिन माननीय हरीश रावत जी मतदान से पहले भी और मतदान के बाद भी ऐसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनके वक्तव्य ऐसे आ रहे हैं कि जैसे माननीय हरीश रावत जी के ऊपर कुर्सी इतनी हावी हो चुकी है कि सोते जागते सपने में, अंतरिक्ष में या पाताल में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है और वो अपने को इन 15 दिनों में मुख्यमंत्री मान के चल रहे थे। भले ही मतगणना के नतीजे अभी आने हैं, वो मुंडन पेंशन, घसियारी पेंशन, गंधर्वों के लिए काम करना, सपेरों के लिए काम करना, पता नहीं ब्राह्मण आयोग बनाना, क्या क्या बोल रहे हैं। तो हरीश रावत जी के ऊपर तो मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी हावी है कि वो उनके लिए आने वाले समय में अगर उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, स्थितियां उनके विपरीत जाती हैं, तो हम ईश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनका जो मानसिक तनाव है वो कंट्रोल में रहे और वो तनाव से मुक्त हो जाएं। हरीश रावत जी की बातों में, वजन में अब वो जो है बचकानी बातें भी कर रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, वो बहुत वरिष्ठ लीडर्स हैं, लेकिन ये हम मजबूरी है हमारा ये बात कहना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देहरादून में कांग्रेस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस की महिला विंग पिंक थीम में नजर आई। इस मौके पर ज्योति रौतेला ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने नारी
नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। इस नारे के साथ हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। ज्योति रौतेला ने कहा कि महिला दिवस के मौके पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और जिस तरह से अभी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक लॉन्च किया, आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने कंपटीशन पूरे भारत देश में महिलाओं के लिए और जो बच्चियां हैं उनके, लड़कियों के लिए 18 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं उनके लिए रखा है। तो आज उसी की शुरुआत की है और हम सब लोग आज हर्षोल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मना रहे हैं। मैं सारी जो महिलाएं हैं उनको आज अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है उसमें हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। वैसे मेरे लिए तो हर दिन महिला दिवस ही है, क्योंकि मैं एक महिला हूं और मैं हमेशा ही मानती हूँ कि जो काम महिलाएं कर सकती हैं और जो हौसला महिलाएं रखती हैं, और चाहे वो परिवार को चलाना हो या देश को चलाना हो, महिलाएं हर काम में सक्षम है। तो मैं सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आपके चैनल को माध्यम बनाकर पहले तो सारे प्रदेश की और देश की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं और बताना चाहती हूं कि यहां कांग्रेस मुख्यालय में भी माननीय प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती ज्योति रौतेला जी के आह्वान पर, उनके निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में यहां मनाया जा रहा है धूमधाम से। महिलाएं आ रही हैं खूब बड़ी तादाद में। इसमें जो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में जिनका अनुकरणीय काम होगा, अलग थलग जिनका काम होगा, तो उनको सम्मानित किया जा रहा है। चाहे वो शिक्षिका हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो पत्रकारिता जगत में हो, ऐसे तमाम लोगों को यहाँ सम्मानित आज किया जाना है। महिलाओं को उनके रंगारंग प्रस्तुति के लिए उनका जो भी टैलेंट है वो महिलाएं दिखाएंगी। कोई क्विज कंपटीशन भी है और यहाँ पर योजनाएं लॉन्च की गई हैं राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर। महिला कांग्रेस की ओर से एक प्रतियोगिता चलाई जा रही है 18 साल से कम आयु की वर्ग की महिलाओं, बच्चियों के लिए और 18 से ऊपर की महिलाओं के लिए। उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्राइज रखा गया है। स्कूटी है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन्स हैं, सिलाई मशीन है। इस तरह की कई पुरस्कार हैं जो अगले मई के महीने में जिनका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें बस करना यह है कि जिनकी कहानी दूसरों को प्रेरित करने वाली है, उन्होंने अपनी कहानी कहते हुए 3 मिनट का वीडियो बनाकर एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है, उस नंबर पे भेजना है और जिनका भी चयन होता है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ पर आज वो प्रेस वार्ता के माध्यम से वो योजनाएं भी लॉन्च की गई हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक उत्साह से लबरेज करने वाला, मनोबल बढ़ाने वाला दिन होता है। आज पिंक थीम इसलिए रखी गई है कि हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी ने जो नारा लॉन्च किया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसकी थीम पिंक है और हमारा भी आज का यही कार्यक्रम है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या शर्मा रहा है? दांत, खाज, खुजली है? हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी। सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, टीडीओ। सालिम लोशन। उत्तराखंड में 2 दिवसीय बसंत महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उद्यान विभाग की तरफ से पुष्प प्रदर्शनी का भी आयोजन राजभवन में किया गया है। उत्तराखंड के किसानों ने अलग अलग प्रकार के फूलों की प्रदर्शनी राजभवन में लगाई है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस मौके पर राजभवन में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बसंत उत्सव का आयोजन 9 मार्च तक किया जाएगा और इस मौके पर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड को पुष्प प्रदेश बनाने को लेकर वो वचनबद्ध हैं और इसी कड़ी में वो आगे बढ़ रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और मैं इस देवभूमि को नमन करता हूं। उन्होंने लोगों को फूलों की प्रदर्शनी देखने के लिए आमंत्रित किया। आज बसंत उत्सव 2002 का उद्घाटन हुआ है और जो हर्ष, उल्लास, खुशी दिख रही है, मैं कहूंगा ये प्रभु, प्राकृतिक, प्रदेश और हम सबका, हमारे हरेक उत्तराखंडी के लिए इतना सौभाग्य का दिन है कि जो प्रकृति ने, जो प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया है पुष्प के रूप में, उसको देखकर इतना मजा आया है। देखिए, कभी कभी हम जब आंकलन लगाते हैं, एनालाइज करते हैं कि कितनी खुशी है, एक स्तर होता है खुशी का, एक होता है आनंद का, एक होता है थ्रिल का, एक होता है एक्सटेसी और ब्लिस।
मेरे को मालूम नहीं है कौन से स्तर पर मैं इसको रखूं, लेकिन अत्यंत खुशी है ये बसंत उत्सव का मनाना। बसंत ऋतु को अगर आप बारीकी से देखें तो ये जो बसंत है इसके अंदर में जो संत शब्द है, और ये देवभूमि और हम सबको, ये पवित्र भूमि और हर एक उत्तराखंडी को रिप्रेजेंट करता है। उत्तराखंड में होली का पर्व मनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी कड़ी में हल्द्वानी में स्थित हिमालय संगीत शोध समिति की तरफ से बैठकी होली का आयोजन शुरू किया गया है। आयोजकों का ये कहना है कि बैठकी होली में संगीत के कार्यक्रमों से सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि वैसे तो होली का भारत के अलावा अन्य देशों में भी मनाया जाता है, लेकिन कुमाऊं में होली की पुरानी परंपरा है। यहाँ खड़ी होली और बैठकी होली मनाई जाती है। होली तो एक बहुत बड़ा त्यौहार ही है और चूंकि संगीत के भी हम लोग जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उसके, तो हल्द्वानी हम भावर क्षेत्र में पहाड़ की होली को एक कायदे करीन से जो हमारी होली विधा है बहुत ही अनुशासनात्मक है। जैसा कि बीच में नशे की प्रवृत्ति ने एक समय इसको दौर में इसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन फिर से क्योंकि जो हमारी बैठकी है, महफिल है, उसका एक अनुशासन है, लोक का अपना शास्त्र होता है, उसको स्थापित करने के लिए आज 3 दशक से हिमालय संगीत शोध समिति इसमें काम कर रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सफल हुए। बैठकी होली को का क्या मिजाज है, किस तरीके से गाते हैं हम लोग, जैसे हमारे शास्त्रीय संगीत में आपके ठुमरियाँ होती हैं, गायन की शैलियाँ होती हैं, ऐसी हमारी एक शैली है और ये बहुत अद्भुत शैली है पहाड़ की। तो इसको इसके रागों के क्रम के अनुसार गाया जाए और इसका अनुशासन बना रहे, इसको देखते हमने अच्छी कोशिश जो करी उसमें हम बहुत सफल हो गए इन 3 दशकों में। और संगीत की होली संगीत की कार्यशालाएं बहुत रिकॉर्ड संख्या में हमने करी है ताकि बहुत जन जन तक पहुंचे। और होने को तो क्योंकि होली का हुल्लड़ करके इस समय भीड़ बढ़ते जाएगी जैसी होली नजदीक आएगी, लेकिन होली का जो अनुशासन है वो आपको बहुत ही संगीत की ओर को ले जाता है, आध्यात्मिक की ओर को ले जाता है। और वही हमारा लोक का जो सिस्टम है कि हमको अनुशासित रखना, वो सब हमारे त्योहार करते हैं। तो होली इससे बहुत बड़ा त्योहार है, इसको इस रूप में भी हमें समझना चाहिए। आजकल युवा नशे की ओर ज़्यादा भाग रहा है, लेकिन संगीत अपने आप में एक नशा है। जो संगीत को समझ गया वो बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है उसे, ठीक है। मन की शांति संगीत से है और संगीत एक साधना है अपने आप में। हर व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता, बहुत धैर्य चाहिए इसको सीखने के लिए। और मैं काफ़ी समय से संगीत सीख रहा हूँ। और क्या क्या सीख चुके हैं आप इसमें, जैसे संगीत में? मैं गायन सीखा है, तबला सीखा है, बाकी और आगे प्रयास है अभी और कुछ आगे करते रहो संगीत में ही।